विपक्षी एकता की पहेली सुलझती नहीं दिख रही है। बड़ी बात यह कि जिन 18 पार्टियों की चर्चा एकता के नाम पर की जा रही है, उनमें से 7 तो सिर्फ बिहार के ही हैं। बाकी बचे 8 तो इनके सुरताल मेल नहीं खा रहे। अखिलेश यादव यूपी की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी के रंग ढंग अकेले दम पर चुनाव लड़ने के हैं। हालांकि केजरीवाल ने बैठक में शामिल होने के लिए हामी भरी है, लेकिन जब वे पटना जाएंगे तो बातें साफ होंगी। ममता बनर्जी से कांग्रेस का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पहले कांग्रेस के विधायक को तोड़ना और अब पंचायत चुनाव के पूर्व हिंसा को लेकर कांग्रेस और टीएमसी आमने सामने हैं। ऐसे में ममता बनर्जी जाएंगी या नहीं, ये कहा नहीं जा सकता, और अगर गई भी तो बात आगे बढ़ेगी नहीं। शरद पवार की पार्टी एनसीपी की अलग उलझन है। दक्षिण के राज्यों में के चंद्रशेखर राव ने विपक्षी एकता की मुहिम से दूरी ही बना ली है। ममता बनर्जी बंगाल में कांग्रेस को आंख दिखा ही रही हैं। रही सही कसर कांग्रेस पूरी कर रही है। तेजस्वी यादव और ललन सिंह साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की बैठक में शामिल होने की घोषणा कर चुके हैं। लेकिन सच ये है कि कभी नीतीश तो कभी खड़गे राहुल को अभी लगातार फोन कर रहे हैं। लालू ने जब न्योता देने के लिए खड़गे को फोन किया तो उन्होंने बात ही पलट दी और उन्हें जन्मदिन की बधाई दे डाली। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करेगी। उन्होंने ये बयान सीतापुर के नैमिषारण्य में लोक जागरण अभियान के अंतर्गत हुए प्रशिक्षण शिविर के बाद दिया। प्रशिक्षण शिविर में अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को 2024 के चुनाव के लिए संदेश दिया कि हर हाल में सभी सीटों पर जीत सुनिश्चित करनी है। अखिलेश यादव विपक्षी एकता की मुहिम में शामिल प्रमुख नेताओं में शामिल हैं। उनसे मिलने के लिए नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव विशेष विमान से लखनऊ गए थे। दरअसल अखिलेश के साथ परेशानी यह है कि पिछले लोकसभा चुनाव में मायावती की पार्टी बीएसपी और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठजोड़ कर वे देख चुके हैं। फजीहत के सिवाय कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। शायद इसलिए वे पार्टी की तैयारी में पीछे रहना नहीं चाहते। पहली बार नीतीश कुमार जब विपक्षी एकता के लिए अरविंद केजरीवाल से मिले थे, उन्होंने साथ रहने का आश्वासन तो दिया था। ये भी कहा था कि पहली मुलाकात है, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। हफ्ते भर के अंदर गोवा में आम आदमी पार्टी के महासचिव संदीप पांडे ने बयान दिया कि लोकसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी अपने दम पर लड़ेगी। अब तो केजरीवाल को खुद विपक्षी एकता की जरूरत आ पड़ी। केंद्र के सेवा अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस ने उन्हें निराशा हाथ लगी। कांग्रेस ने अध्यादेश पर साथ देने से मना कर दिया है। उसे देखकर यही लगता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बात नहीं बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश में कुछ महीनों बाद ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। कांग्रेस के चुनाव प्रचार का आगाज करने प्रियंका गांधी वाड्रा जबलपुर पहुंची। क्योंकि मौसम चुनावी है तो सबसे पहले सिर पर दुपट्टा डालकर हाथ में रुद्राक्ष लपेटकर प्रियंका वाड्रा नर्मदा जी की पूजा करने पहुंची। लेकिन कई चुनावों में मंदिर मंदिर भटकने के बावजूद गांधी परिवार हिंदुत्व के पूरे सिलेबस को समझ नहीं पाया। इसलिए पूजा के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने बड़ी गलती कर दी। अब इस गलती के वीडियो पर बीजेपी इसे शेयर कर प्रियंका गांधी वाड्रा पर हमले कर रही है। नर्मदा तट पर प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ कमलनाथ भी मौजूद थे। प्रियंका गांधी ने जबलपुर में कांग्रेस के मेगा प्रचार के अभियान की शुरुआत की। प्रियंका गांधी ने सबसे पहले ग्वारी घाट पर 101 ब्राह्मणों के साथ नर्मदा पूजन किया और फिर महाआरती। नर्मदा आरती के दौरान प्रियंका ने एक तरफ कमलनाथ और दूसरी तरफ विवेक तनखा उनके खड़े थे और सभी नेता महाआरती कर रहे थे। प्रियंका गांधी ने नर्मदा जी की आरती उतारने के बाद आरती विवेक तनखा को दी। इस दौरान आरती पूरी नहीं हुई थी, लेकिन प्रियंका ने खुद आरती ले ली। नियमानुसार आरती पूरी होने के बाद पहले भगवान को आरती दी जाती है, फिर खुद ली जाती है, लेकिन प्रियंका गांधी गलती कर गईं। भाजपा ने ये वीडियो शेयर करते हुए इस पर निशाना साधा। मध्य प्रदेश भाजपा के ट्विटर हैंडल पर लिखा गया, ढोंग और आस्था में यही फर्क है। प्रियंका गांधी को इतना नहीं पता कि आरती पहले भगवान को दी जाती है, फिर इंसान लेता है, इसलिए ही उन्हें चुनावी हिंदू कहा जाता है। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, भगवान से पहले खुद ही आरती लेना और देश में पहले गांधी परिवार की आरती उतारना, यही इन कांग्रेसियों की पहचान है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रियंका गांधी के नर्मदा पूजा पर सवाल उठाए। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा जी चुनावी हिंदू हैं, जिन्हें चुनाव के समय ही मंदिर, गंगा और नर्मदा मैया याद आती हैं। प्रदेश की जनता कांग्रेस के इस पाखंड को अच्छी तरह से समझती है। वहीं कई लोगों ने प्रियंका गांधी की पूजा पर भी सवाल उठाए।
प्रियंका गांधी ने नर्मदा नदी के ग्वारी घाट में ब्राह्मणों के साथ करीब 20 मिनट तक पूजा की। बता दें कि नर्मदा के ग्वारी घाट में हर दिन शाम को 7 बजे के बाद भव्य आरती की जाती है, लेकिन प्रियंका गांधी ने नर्मदा पूजा करने के बाद सुबह 11 बजे के करीब आरती की। नर्मदा नदी में पूजा करने के बाद प्रियंका गांधी ने सभा को संबोधित किया। यहां सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि एमपी में धन बल से लोकतंत्र कुचला जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बंगाल में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही चुनाव पूर्व हिंसा का खेल शुरू हो गया। इस वजह से विपक्ष की पार्टियां चुनाव की तारीखों को बढ़ाने की मांग कर रही हैं, लेकिन टीएमसी चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी चुनाव प्रचार के सिलसिले में उत्तर 24 परगना पहुंचे, लेकिन उन्हें ठाकुरबाड़ी मंदिर में विरोध का सामना करना पड़ा। अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि उन्हें मंदिर के अंदर घुसने से रोका गया। मतुआ समुदाय के लोगों ने टीएमसी सांसद का विरोध किया और उन्हें काले झंडे दिखाए। अभिषेक बनर्जी ने ठाकुर नगर का दौरा किया। ये इलाका मतुआ समुदाय का गढ़ माना जाता है और यहाँ पर मतुआ महासंघ के नेताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी के सांसद शांतनु ठाकुर पर विरोध करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनके समर्थकों ने हम पर हमला करने की कोशिश की। अभिषेक बनर्जी ने इस घटनाक्रम का एक वीडियो भी शेयर किया। वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मैंने सीआईएसएफ के साथ शांतनु ठाकुर के ठाकुरबाड़ी मंदिर में घुसने, जूता पहनकर परिसर का अनादर करने और महिला भक्तों पर हमला किए जाने के अपमानजनक कृत्य की कड़ी निंदा की है। उन्होंने राजनीति के नाम पर ठाकुरबाड़ी की पवित्रता का अपमान किया है। शक्ति का शर्मनाक प्रदर्शन। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के दौरे को लेकर ठाकुरबाड़ी मंदिर के बाहर हुए हंगामे पर पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि यह खतरनाक कदम है। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी ने अपनी ताकत के दम पर अंदर जाने की कोशिश की, ये सही नहीं है। बतौर सांसद उन्हें पहले ठाकुरबाड़ी से अनुमति लेनी चाहिए थी और पत्र भेजना चाहिए था। उन्हें बिना झंडे के जाना चाहिए था, जैसा कि ठाकुरबाड़ी में प्रथा है। समुदाय को सलाम है कि उन्होंने इसका खुलकर विरोध किया। शुवेंदु अधिकारी ने आगे कहा कि ठाकुरबाड़ी की जो प्रथा है उसके अनुसार बिना झंडे के जाना चाहिए था। हम लोग भी ठाकुरबाड़ी आते जाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी आए थे, लेकिन पार्टी का झंडा लेकर, पार्टी का नारा लेकर, जय बांग्ला जो बांग्लादेश का नारा है वो नहीं चलता। वहाँ हरि बोल, जय जय हरि बोल चलता है। ये अच्छा कदम नहीं है, ये बहुत ही खराब कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी की सरकार ने कैश फॉर जॉब्स के लिए बाकायदा रेट लिस्ट तैयार की थी। अब ये रेट लिस्ट ईडी के हाथ लग गई है। उसके बाद से टीएमसी में खलबली मच गई है। रेट लिस्ट में हर पद के लिए नौकरी अलग अलग रेट तय कर दी जा रही हैं। ईडी के हाथ जो सबूत लगे उसके मुताबिक मजदूर, सफाई कर्मचारी, चपरासी, एम्बुलेंस अटेंडेंट, ड्राइवर, राजमिस्त्री, सफाई सहायक, डंपर परिचालक के लिए 4 लाख रुपए, क्लर्क और शिक्षकों, नगर पालिका द्वारा संचालित स्कूल में पाइपलाइन निरीक्षक, सहायक खजांची के लिए 5 लाख रुपए, उप सहायक अभियंता के लिए 6 लाख रुपए। ये कथित रूप से पश्चिम बंगाल में नगर पालिकाओं और नगर निगमों में समूह डी और समूह सी सेवाओं के तहत पदों के लिए रेट चार्ट है। जांच एजेंसी ने शिक्षक भर्ती घोटाला के संबंध में एक अभियुक्त के कार्यालयों और अन्य परिसरों पर छापा मारा, तब इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ। जांचकर्ता ने डिजिटल और कागजी रिकॉर्ड तक पहुंच बनाई। उन्होंने कैश फॉर जॉब्स रैकेट का पर्दाफाश किया था। ईडी द्वारा दायर की गई जांच रिपोर्ट के अनुसार साल 2014-15 से 60 नगर निकायों में ग्रुप डी और सी सेवाओं के तहत 17 पदों पर 6000 रिक्तियों को उन उम्मीदवारों से भरा गया जिन्होंने नौकरियों के लिए भुगतान किया था। नगर पालिकाओं में कांचरापाड़ा, न्यू बैरकपुर, कमरहाटी, टीटागढ़, बारानगर, हाली शहर, दक्षिण दमदम, उत्तर दमदम आदि शामिल हैं। ईडी ने उन एजेंट्स की सूची जब्त की जिन्होंने पैसे एकत्र किए और उम्मीदवारों ने भ्रष्टाचार में लाखों रुपए का भुगतान किया। ईडी द्वारा जब्त किए गए रिकॉर्ड में उम्मीदवारों के सभी विवरण, उनकी प्रोफाइल और विशिष्ट पदों के लिए उनके द्वारा भुगतान की गई राशि शामिल है। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पैसा संबंधित नगर पालिका के अध्यक्षों और कई वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों द्वारा प्राप्त किया गया था। हमारे पास उन एजेंट्स का विवरण है जिन्होंने नकद एकत्र किया और उम्मीदवारों ने नौकरी के लिए भुगतान किया।
हमारी जांच प्रक्रिया जारी है। हमारे पास मौजूद सबूतों से ऐसा लगता है कि नगर पालिकाओं ने रिश्वत लेकर और भर्ती प्रक्रिया में हेरफेर करके लगभग 6000 रिक्तियों को भरा। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का यह दावा है कि छापे और मामले सभी भाजपा के राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय ने कहा कि अगर एजेंसियों के पास राजनेताओं और अधिकारियों के खिलाफ सबूत हैं तो उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए। वे जांच कर सकते हैं और अपराधी को गिरफ्तार कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार ने कभी भी दोषियों का बचाव नहीं किया और हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भ्रष्टाचार के दोषी पाए जाने पर हमारी पार्टी के सदस्यों की भी गिरफ्तारी करवाती हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसी जो कुछ भी कर रही है वह बीजेपी की प्रतिशोध की बड़ी राजनीति का हिस्सा है। वे चुनाव से पहले तृणमूल नेताओं के खिलाफ मामले ढूंढते हैं। ईडी ने कहा था कि अयान मिल से पूछताछ में पता चला कि पश्चिम बंगाल की विभिन्न नगर पालिकाओं से उम्मीदवारों को अवैध रूप से नियुक्त करने के लिए उनसे 200 करोड़ रुपए की राशि एकत्र की गई। ईडी का कहना है कि राजनीतिक नेता भी नए घोटाले में शामिल हैं, क्योंकि अयान मिल और लोक सेवकों और राजनीतिक नेताओं सहित अन्य उच्च पदाधिकारियों ने निजी व्यक्तियों सहित आपस में आपराधिक साजिश रची। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी ने महारैली की तगड़ी तैयारी की थी। 5 लाख की भीड़ जुटाने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रति व्यक्ति 500 का पेमेंट, खाने का इंतजाम और आने जाने के लिए गाड़ियों का इंतजाम एडवांस में किया गया था, लेकिन लोग आए नहीं। तो अरविंद केजरीवाल ने सुबह सवेरे ये सुर्रा छोड़ दिया कि महारैली में बीजेपी के समर्थक और उसके लोग भी आए थे। वे भी केंद्र सरकार के अध्यादेश से नाराज हैं। केजरीवाल के इस दावे को बीजेपी ने तुरंत खारिज कर दिया और कहा कि दिल्ली में सत्ताधारी पार्टी द्वारा लालच देने के बाद भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रैली में शामिल नहीं हुए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट में कहा कि भाजपा के कई लोग अध्यादेश के खिलाफ रविवार को रैली में शामिल हुए। भाजपा के लोग भी कह रहे हैं कि मोदी जी ने अध्यादेश लाकर अच्छा नहीं किया। सीएम केजरीवाल के इस दावे पर भाजपा ने जवाब दिया। भाजपा ने ट्वीट करके कहा कि रैली में आपके लोग ही नहीं आए, कुर्सियां खाली थीं। 500 रुपए किराया, कार और खाना देने के बावजूद आपके फर्जीवाड़े को सुनने वाला कोई नहीं था। जनता आज जानती है कि आपसे बड़ा कोई पाखंडी नहीं हुआ है। केंद्र ने 19 मई को दिल्ली ग्रुप ए के अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग के लिए एक प्राधिकरण बनाने के लिए अध्यादेश जारी किया था, जिसे केजरीवाल सरकार ने सेवाओं पर नियंत्रण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ धोखा बताया था। शीर्ष अदालत के 11 मई के फैसले से पहले दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर के कार्यकारी नियंत्रण में थे। अरविंद केजरीवाल गैर भाजपा दलों के नेताओं से दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण को लेकर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन हासिल करने के लिए पहुंच रहा है, ताकि संसद में लाए जाने पर बिल के माध्यम से इसे बदलने की केंद्र की कोशिश विफल हो जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सारी कोशिशें तब धरी की धरी रह गईं, जब कांग्रेस ने उन्हें समर्थन देने से इनकार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस अशोक गहलोत और सचिन पायलट के झगड़ों में उलझी है। इस बीच बीजेपी ने उसे तगड़ा झटका दे दिया। राज्य के पूर्व सीएम जगन्नाथ पहाड़िया के बेटे ओम प्रकाश पहाड़िया समेत 4 नेता बीजेपी में शामिल हो गए। ये कांग्रेस के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है। इतना ही नहीं, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के भतीजे विजेंद्र सिंह सहित 2 अन्य लोग भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। इनमें अलवर से बसपा प्रदेश महासचिव वर्मा ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की, जबकि रिटायर्ड आईएएस चंद्रमोहन मीणा भी बीजेपी में शामिल हो गए। इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे। सूत्रों का कहना है कि सभी दिग्गज नेता आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। ओम प्रकाश और विजेंद्र पहले कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया सहित कई लोगों ने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी ज्वाइन की। इससे कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। वहीं चुनावी साल में बीजेपी को अधिक समर्थन मिलने की उम्मीद जगी है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सूत्रों के अनुसार रिटायर्ड आईएएस अधिकारी चंद्रमोहन मीणा किरोड़ीलाल के समर्थक माने जाते हैं। माना जा रहा है कि किरोड़ीलाल के
कहने पर ही चंद्रमोहन बीजेपी में शामिल हुए। चंद्रमोहन को बीजेपी बस्सी से टिकट दे सकती है। चंद्रमोहन मीना को पिछले लोकसभा चुनाव में दौसा से बीजेपी का टिकट मिलने की पूरी संभावना थी, लेकिन ऐन वक्त पर जसकौर मीना को टिकट मिल गया था। बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा और जसकौर के बीच 36 का आंकड़ा माना जाता है। किरोड़ीलाल मीणा ने ही टिकट के लिए पैरवी भी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अजीत पवार से उद्धव ठाकरे गुट का शुरू से ही 36 का आंकड़ा रहा है। संजय राउत और अजीत पवार के बीच तीखी तकरार भी हो चुकी है, लेकिन एनसीपी में बड़े बदलाव और सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद उद्धव गुट ने एक बार फिर अजीत पवार को निशाने पर लिया है। उद्धव गुट वाली शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में इस बार अजीत पवार को महाराष्ट्र की राजनीति का खिलाड़ी बताते हुए लिखा कि अजीत पवार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं और उनके नेतृत्व वाला गुट बीजेपी के पत्थर पर पैर रखकर खड़ा है, ऐसा हमेशा कहा जाता है। सामना ने अपने संपादकीय का शीर्षक अब कहां रोटी बेली गई रखा। सामना ने अजीत पवार पर तंज कसते हुए लिखा कि अजीत पवार बीजेपी के तंबू में जाकर वापस आ गए। ये उन पर दोष है और अजीत पवार को ही इस दोष को हमेशा के लिए दूर करने की कोशिश करनी होगी। बीते कुछ दिनों से राष्ट्रवादी कांग्रेस के भूगर्भ में असंतोष का लावा उबल रहा है और उसका केंद्र बिंदु अजीत पवार के होने की बात मीडिया कह रही है। सामना ने लिखा कि अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति में खिलाड़ी हैं और राज्य के बाहर काम करने का उनका कोई इरादा नहीं है। अजीत पवार ने स्पष्ट किया कि उनका सुझाव था कि सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए। अजीत पवार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं और उनके नेतृत्व वाला गुट बीजेपी के पत्थर पर पैर रखकर खड़ा है, ऐसा हमेशा कहा जाता है। 2-2.5 साल पहले उनका फडणवीस के साथ भोर में शपथ लेने का ये नतीजा है। सामना ने आगे लिखा कि अजीत पवार बीजेपी के तंबू में जाकर वापस आ गए। ये उन पर दोष है और अजीत पवार को ही इस दोष को हमेशा के लिए दूर करने की कोशिश करनी होगी। राजनीति की विश्वसनीयता इस समय भयानक स्थिति में है। सुबह इस पार्टी में रहने वाले नेता शाम को कहां विलीन हो गया होगा ये कहा नहीं जा सकता। कुछ लोग इसे राजनीतिक शतरंज की चाल समझते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। रामलीला मैदान में हुई रैली में अरविंद केजरीवाल अपने बयानों को लेकर घिर गए। असल में केजरीवाल ने अपने भाषण में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की चर्चा की थी। अब बीजेपी उसी बात को लेकर केजरीवाल पर हमलावर है। केजरीवाल ने दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण से जुड़े अध्यादेश को लेकर केंद्र को घेरने के लिए रामलीला मैदान में महारैली बुलाई और कहा कि हमारे पास एक नहीं 100 मनीष सिसोदिया हैं, एक सत्येंद्र जैन नहीं, हमारे पास 100 सत्येंद्र जैन हैं। एक को जेल में डालोगे तो दूसरा काम आएगा, लेकिन विकास के कार्य नहीं रुकेंगे। केजरीवाल के इस बयान पर बीजेपी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पलटवार करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरे पास 100 मनीष सिसोदिया हैं और 100 सत्येंद्र जैन हैं। इसका मतलब भ्रष्टाचार की गंगा पूरी पार्टी में बह रही है। एक सत्येंद्र जैन जिसने पूरी दिल्ली को लूटा, एक मनीष सिसोदिया जिसने पूरे शराब के नशे के साथ पूरी एक युवा पीढ़ी को नशे में धकेलने के साथ साथ करोड़ों रुपए का घोटाला किया, दोनों जेल में हैं। सचदेवा ने आगे कहा कि अगर ये दो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया कम पड़ रहे हों तो अरविंद केजरीवाल के पास ऐसे 100 सत्येंद्र जैन और 100 मनीष सिसोदिया हैं। इन भ्रष्टाचारियों की पार्टी से आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। ये पार्टी ही धूर्त और मक्कारों की पार्टी है, क्योंकि इनको ट्रेनिंग केजरीवाल ने ऐसी दी है कि कैसे आपको लूटना है। बीजेपी मुख्यालय में आम आदमी पार्टी की महारैली पर पलटवार करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। इसमें वीरेंद्र सचदेवा के अलावा बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और सांसद रमेश विधूड़ी शामिल थे। मनोज तिवारी ने कहा कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन के तहत केजरीवाल ने रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के साथ मंच साझा करते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ होने का दावा किया था, लेकिन फिर उन्हें यहाँ चिल्लाते हुए सुना गया। उन्होंने कहा कि इस बार ये आम आदमी पार्टी की रैली भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए थी। बीजेपी की ओर से सीएम केजरीवाल के आधिकारिक आवास के नवीनीकरण के मुद्दे पर भी पोस्टर और होर्डिंग के जरिए वार किया गया। ये पोस्टर और होर्डिंग रामलीला मैदान के बाहर कई अहम बिंदुओं पर लगवाए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।